Yes, we already started with the MCQs from current, electric current through the conductors. Yes, so let us continue the same. I hope you can see the board. Yes, this is your 10th MCQ. Actually, we have done with the MCQ 9. 9th वाला हमारा हो गया था already. So let us see the 10th one. The charged particle of charge E revolves in a circular orbit of radius r with the frequency n. Then orbital current will be, yes, तो देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज जी ए दिया हुआ है और वो रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जिसका रेडियस आर है विथ अ फ्रीक्वेंसी एन, देन द ऑर्बिटल रेडियस विथ अ फ्रीक्वेंसी एन, देन द करंट विल बी, तो हमको करंट ढूंढ के निकालना है, राइट? ओके, सो व्हेन द चार्ज पार्टिकल, तो अभी इसमें होता क्या है ना कि एक चार्ज पार्टिकल सपोज है, तो उसका कुछ डायग्राम जो है वो इस तरह से कुछ बनेगा जिसमें हाँ हेलो, यस, सॉरी, सो बेसिकली ये जो है दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्बिट, ठीक है, जिसमें ये घूम रहा है पार्टिकल। तो एक चार्ज पार्टिकल जब इस तरह से घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, जब वो रिवॉल्व करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि दिस रिवॉल्यूशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल जस्ट बी इक्विवेलेंट टू अ करंट। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल का जो रिवॉल्यूशन है, जब सपोज सपोज इस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका इस तरफ से घूमना मतलब ही एक तरह से करंट हो गया, है कि नहीं? तो अभी हम देखेंगे कि करंट कैसे निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी, करेक्ट है? तो यही फॉर्मूला है, नो डाउट। लेकिन अभी यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, करेक्ट? सो यहाँ पे ई आ जाएगा, लेकिन कितने टाइम में वो जो चार्ज है वो सर्कुलेट होता है, ये जो चार्ज क्यू है या ई है, वो पूरा एक चक्कर कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करता है, तो उसको हम बोल देंगे पीरियोडिक टाइम, विच इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक टाइम ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर हमने देखा है देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइम पीरियड, राइट? सो दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी हियर, राइट? सो अगर उसको हमने टी कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, तो इसको हम लिख सकेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/t into e, करेक्ट है? बट एज वी ऑलरेडी नो दैट दिस 1/t means the reciprocal of time period is nothing but the frequency, करेक्ट है? तो ये 1/t क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, यस। एंड दिस फ्रीक्वेंसी विल बी डिनोटेड बाय n as it is mentioned here, so यहाँ पे ये n बन जाएगा। तो उसको हम लिख सकेंगे यहाँ पे करंट I is going to be equal to n times of e। बट अभी उससे भी आगे जाके फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या है हमको पता है? देखो तुमको पता होगा पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द 2 पाई आर अपॉन v। ये तो पता होगा सभी को, है कि नहीं? अगर नहीं भी पता है तो भी हम 2 मिनट में उसको डिराइव कर सकते हैं आराम से। क्योंकि देखो अगर सपोज ये पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ये पूरा चक्कर जब कंप्लीट करेगा, तो उस चक्कर कंप्लीट करने के टाइम में उसके लिए उसको टाइम टी लगेगा, नो डाउट, एंड वेलोसिटी भी उसका है जो कि कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया?
इस पूरे सर्कुलर मोशन के अंदर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल एक्चुअली बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल which is going to be equal to 2 pi r, correct है, and that is to be divided by this v. Yes, so it will be 2 pi r upon v. Very good, Atharva and Prashant. Yes, so basically this is the formula for period. Once we get this, we can just immediately get the formula for frequency also, because this frequency is just reciprocal of period, which is simply the उसका उल्टा हो जाएगा v upon 2 pi r. And if now we put this value of frequency here in the formula for current, तो इस करंट के फॉर्मूला में जो फ्रीक्वेंसी है तो उसके बदले अगर हम ये डाल देंगे v upon 2 pi r, तो सीधा हमको करंट का वैल्यू मिल जाएगा. तो current I will be actually equal to v upon 2 pi r into e, which can be also written as v e upon 2 pi r, which is simply the C is the correct option. ठीक है, C is going to be the correct option, just simply because I is equal to EV upon 2 pi r. ठीक है, so this is the current associated with any revolving charged particle of charge E and revolving with the frequency n. Remember here, okay? चलो ठीक है, so let us take the screenshot of this. Go to the next. Yes, the plot represents the flow of current through a wire in different times. Okay, तो यहाँ पे ये जो प्लॉट दिख रहा है तो इसके अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, द करंट और टाइम के वर्सेस में ये हमको ग्राफ दिखाई दे रहा है, करेक्ट है. सो दिस ग्राफ टेल्स अस simply the variation of current with respect to time. So see here, what does it mean here is, ये ग्राफ अगर हमने सेपरेट प्लॉट किया यहाँ पे तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि करंट इज गोइंग टू बी 1 फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, करेक्ट है. ये 2 सेकेंड्स तक क्या है, करंट जो है वो 1 बना हुआ है. फिर उसके बाद करंट बढ़ता है, 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड तक करंट जो है वो 2 बन रहा है, 2 इतना करंट फ्लो हो रहा है. और उसके बाद फिर आगे चल के करंट जो है तो वो धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 जीरो पे आ रहा है, और वो भी 3 से 5 सेकेंड्स के बीच में. तो मतलब यहाँ पे इस एक तरफ टाइम है और एक तरफ दूसरी तरफ करंट का वेरिएशन हमको दिख रहा है, ठीक है. सो एज टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग, द करंट एक्चुअली गोज ऑन वेरिंग like this as it is shown in the diagram. Okay, so what is the ratio of charges flowing through the wire at different times? अच्छा, इसमें एक बात समझ के लेना है हमको ठीक से, ये जो करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है, suppose this is the current plotted on y axis and suppose the time is plotted on x axis. Okay, so in this case the if suppose there is a graph like this, अगर ये I इतना करंट है इस तरह से और वो फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर t इतने टाइम के लिए, तो सपोज यहाँ पे यहाँ से सपोज ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो देखो ठीक से t टाइम के लिए अगर I इतना करंट फ्लो होता है तो उस टाइम के अंदर जो चार्ज फ्लो होगा वो कैसे हम निकाल पाएंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज? इफ यू सी केयरफुली देन the current is actually defined as the rate of flow of charge, right? So that means it is going to be dq by dt, correct hai? And hence we can say that this dq is actually going to be equal to I into dt, right? I into dt matlab the product of current and time for which it flows is called as the charge, right? And if we just integrate both sides, अभी चलो यहाँ पे तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर सपोज हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे I कांस्टेंट है, बट अगर I कांस्टेंट नहीं भी है तभी भी क्या होगा, देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ dq here will actually be equal to integration of I into dt, and here this integration of dq comes out to be simply q. Okay, that is q, and this q is actually going to be equal to integration of I into dt, correct है. So this is the expression for the charge, which happens to be the integration of the curve I with respect to time. तो मतलब कभी भी अगर I और t के बीच में जो कर्व दिया जाता है, ठीक है, अभी अगर मान लो कि ये I और t के बीच में जो कर्व दिया हुआ है तो वो तो ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ है नो डाउट, लेकिन
अगर कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है अभी इस केस में, लेकिन बाय चांस अगर कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं भी होता, ये देखो ऐसा अगर भी कैसा भी अगर ये कर्व होता, तो भी हमको टी टाइम के अंदर फ्लो होने वाला जो चार्ज है, तो वो ढूंढने के लिए क्या करना था, we'll have to just simply the find out the area under this curve। तो यहाँ पे हमको इस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो हमको ढूंढ के निकालना होता है। this area of the shaded portion below the curve will be actually the charge flowing because it is the integration। और इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स इस चैप्टर के अंदर देखा है कि whenever there is a integration, this integration happens to be the area under the curve। ओके तो जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। सो यार इसका मतलब चार्ज इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एरिया अंडर आई टी ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बिल्कुल हाईलाइट करके रखो और दिमाग में फिट करके रखो। ओके द चार्ज फ्लोइंग through the cross section of wire is always equal to the area under IT graph। INT ग्राफ, IT मतलब करंट एंड टाइम ग्राफ। ओके तो जब भी करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया जाता है तो उसके नीचे का एरिया माना क्या होता है, चार्ज होता है। तो अभी यहाँ पे अगर जब हमको ढूंढना है कि रेशियो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर एट दिस डिफरेंट इंटरवल्स, तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग इन द फर्स्ट इंटरवल, वी कैन जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन हियर। ये जो फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमको फाइंड करना होगा। देखो ठीक से यस सो देखो ये जो फर्स्ट शेडेड रीजन है उसका अगर अगर एरिया निकाल लेंगे तो दैट विल बी द चार्ज फ्लोइंग इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। करेक्ट है, yes this is the charge flowing in the first 2 seconds। and if we just find out the area of this second interval, that is from 2 to 3 interval, तो उसके उसके अंदर फ्लो होने वाला जो चार्ज है तो एक्चुअली दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। ओके जो रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहा है कि नहीं, उसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअली इस इंटरवल के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज रहेगा। और फाइनली वी कैन सी if we find out the area of this triangle here, then that area of the triangle will give us the charge flowing in that interval, that is from 3 to 5। Okay so there are 3 intervals, so there are 3 charges। what is the charge q1 here, if you see carefully, then the charge flowing in this first interval, that is from 0 to 2 seconds, will be actually this length into breadth। correct है, तो लेंथ कितना है 1 into breadth कितना है 2। correct है, so it will be 2। yes so this q1 is going to be 2 coulomb। yes now in the second case, the second area जो रेक्टेंगल का सेकंड एरिया है वो हमारा चार्ज फ्लोइंग इन द सेकंड इंटरवल रहने वाला है, जो कि यहाँ पे the height of that rectangle which is going to be 2, that multiplied by the breadth of this rectangle which is going to be 1। 2 minus 3 मतलब 1। करेक्ट है ना, तो इसलिए वो बन जाएगा एक्चुअली हमारा 2 multiplied by 1 which again becomes 2, right, 2 coulomb। and in the third case the charge flowing will be actually the yes the area of the triangle। ठीक है, so area of triangle which is going to be the half into base into height, where height is nothing but 2 here and base is nothing but 2 again, right। so इसलिए half into base into height अगर करेंगे तो वो हमको q3 मिलेगा। so q3 is actually going to be half of base which is 2 into height which is 2, so that we get this finally 2 only। correct है, 2 gets cancelled and we are left with 2 coulomb। that means here we can see the charges are 2 coulomb, 2 coulomb and 2 coulomb each, which actually means that the ratio of the charges flowing in all these 3 intervals is going to be 1 is to 1 is to 1। okay because it is going to be 2 is to 2 is to 2। so 2 is to 2 is to 2 मतलब क्या, if we just divide each of this ratio by 1, then we can just get it as 1 is to 1 is to 1। okay so this is actually going to be the correct answer, so this C is going to be the correct option। okay chalo take the screenshot।
so that we can move to the next question. Yes, here it is, the next question. Two wires of same dimensions but resistitivities rho 1 and rho 2 are connected in series. The equivalent resistivity of the combination is, okay. तो देखो यहाँ पे लिख से कि अगर हमको दो वायर्स दिए हुए हैं जिनका रेजिस्टिविटी अलग अलग है, suppose for example this is the first wire, okay, this is the first wire, सेम डायमेंशंस के दिए हुए हैं ये, सो सेम डायमेंशंस मींस चलो ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा वायर, okay. So both of these wires are joined together but they are of different materials so that their resistivities will be different, okay. तो इन दोनों का resistivity जो है वो अलग अलग है, ये दिया हुआ है. So let us take the resistivity of this first wire as rho 1 and the resistivity of the second wire will be rho 2, okay. And suppose that length of the each of these wires is going to be L1 या L, suppose ये इस वायर का लेंथ जो है वो L मान लेते हैं और ये दूसरा जो वायर है उसका लेंथ भी हम L मान लेते हैं, ठीक है. And at the same time the area of cross section of both of these wires is going to be A here, suppose. So A is the area of cross section of both of the wires, right. चलो ठीक है. So the equivalent resistivity of the combination here. So देखो अब यहाँ पे if we check here, then what is the resistance of this first wire? Can you tell me? The resistance of the first wire R1 will actually be equal to rho 1 into L upon A, correct है? Okay. And what is the resistance of the second wire? That is R2, which is going to be actually rho 2 into L upon A. Okay. Now if we just consider this whole combination to be a single wire, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम एक सिंगल वायर अगर एज्यूम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? व्हाट कैन वी से, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन हियर? रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब ही रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट, बिकॉज़ बोथ ऑफ दीस वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट. यस, तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है? रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 बनता है, बिल्कुल. So what will be the resistance of the series combination here? Rs will actually be equal to rho 1 into L upon A plus rho 2 into L upon A, right here. Yes, this is the resistance of the series combination, which can also be written as rho 1 plus rho 2 into L upon A, okay. So this is actually going to be the resistance of series combination. Now we have to think of important thing here, that if suppose we consider this whole combination that is to be made up of a single wire, अगर ये पूरा combination एक single wire से बना हुआ है तो उसका resistivity हम कैसे define करेंगे? What is the definition of resistivity? पहले बिल्कुल broad sense में देखो कि what is the basic definition of resistivity. If suppose there is a wire of resistance R and length L and area cross section A here, then the resistivity of this wire is defined to be the resistance into area upon length of the wire, correct है? ये हमारा फॉर्मूला है. तो अभी यहाँ पे यही फॉर्मूला अगर हम इस वायर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमको क्या मिलेगा? देखो, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी, that means rho effective will actually be equal to the resistance of the wire, which is Rs here, into area of cross section of this combined wire, which is going to be A here only, and that is to be divided by the total length of the wire, which is going to be this L plus L, that is going to be 2L, right? So that's why we can get this as 2L here in the denominator. That is the effective resistance of the wire. Now in order to find out this effective resistance here, we can just put the value of Rs here. तो Rs का वैल्यू अगर आप डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, so Rs will actually be equal to rho 1 plus rho 2 into L upon A. ये हो गया Rs का वैल्यू, and that is to be multiplied with this A here, and that is to be whole divided by 2L, as we already have seen here. So ये 2L से डिवाइड करेंगे
तो इससे हमको क्या बनेगा देखो, सो अभी इस केस में ये जो a है तो वो कैंसिल हो जाएगा सीधा, और l जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या सिंपली, so we can say this rho effective, that is the effective density of this combination, will actually be equal to rho 1 plus rho 2, that is to be whole divided by 2. So this is actually going to be the formula for finding the effective density of this combination. अब देखो एक ये वैसे तो ये ऑप्शन तुमको दिखने के लिए बहुत सिंपल दिख रहा है, चलो क्या है रो 1 रो 2 और सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका रेजिस्टिविटी रो 1 प्लस रो 2 बन जाएगा, नो डाउट। बट यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर आपको पैरेलल के लिए अगर पूछा रहता, if this question would be asked for parallel, if suppose both of these wires are connected in parallel combination, then in that case we would have to do something else, तो हमको दूसरा कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि देखो अगर सपोज यहाँ पे पैरेलल में ये वायर्स कनेक्ट होते तो उसका रेजिस्टेंस कितना बनता था, resistance of combination would become actually Rp, which is going to be R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो पता है सभी को, जो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया था लास्ट टाइम भी। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा देखो, R1 Rp here, so resistance of parallel combination can be obtained to be simply R1 R2, मतलब क्या देखो रो 1 L upon A in this first bracket into here it is रो 2 into L upon A। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी तुमको पता होना चाहिए, भले क्वेश्चन में तो सिर्फ सीरीज का ही पूछा है, पैरेलल का कोई संबंध नहीं है, बट स्टिल वी वांट टू मेक इट श्योर। सो R1 प्लस R2 जिसमें रो 1 L अपॉन A अगेन प्लस अगेन इट इज रो 2 into L upon A, करेक्ट है। एंड नाउ इफ वी जस्ट टेक दिस L एंड A कांस्टेंट कॉमन आउट, तो इस डिनोमिनेटर में से अगर हमने यहाँ से रो L और A अगर कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, सिंपली देखो रो 1 प्लस रो 2 इतना बचेगा बस, एंड न्यूमरेटर में क्या बचेगा देखो, सो रो 1 रो 2 एज इट इज एंड मल्टीप्लाइड बाय L1 अपॉन A and L upon A again, so that we can just cancel this L upon A once, correct, and what we are left with is simply, so see ro 1 ro 2 upon ro 1 plus ro 2 multiplied by L upon A, okay, ये हमको मिल रहा है, this is the value of Rp, and as we already know that this effective resistance is given by the formula। अब देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वायर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, सो उसको हम बोलेंगे रो इफेक्टिव। सो दिस इफेक्टिव रेजिस्टिविटी हियर कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू Rp into एरिया, इफेक्टिव एरिया, हाउ मच विल बी द इफेक्टिव एरिया, क्योंकि देखो दो वायर्स जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव एरिया, कैन यू टेल मी। इसका एरिया A और इसका एरिया A है, तो इफेक्टिव एरिया विल बी 2A, isn't it? So this 2A will be taken as the area of that combination, that is we have to replace it here, so it is going to be 2A, and that is to be divided by the effective length of this whole combination, which is simply L only, no doubt, and then if we just replace all these values here, then Rp के बदले ये पूरा जो उसका वैल्यू है तो वो हमको यहाँ पे डालना है, जिससे वो हमको मिलेगा रो 1 इंटू रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 इंटू L अपॉन A, ये हो गया Rp का वैल्यू, and that is to be whole multiplied by 2A, correct, and that is whole to be divided by simply L, okay, so that once again here we can just cancel out this A from numerator and denominator, and even this L also will just get cancelled, and what we are left with is simply, so the rho effective, that is the effective resistivity of this whole combination happens to be actually रो 1 plus रो 2 upon 2 times of रो 1 plus रो 2,
This is actually called as the harmonic mean of ρ1 and ρ2. दो नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन होता है तो वो ये है, and this is actually called as the arithmetic mean of the two numbers, remember. So in this way we can find out the effective resistivity whenever it is required. Okay, so just take the screenshot of this. चलो ठीक है. So next one, see here, equal amounts of metal wires okay, the equal amounts of metal are converted into a cylindrical wire of different lengths L and cross-sectional area A. The wire with maximum resistance is one which has, अच्छा देखो ठीक से अभी, equal amounts of metal is converted into a cylindrical wires of different lengths and different cross-sectional areas A. Okay, तो देखो ठीक से, अगर suppose एक material equal amount of material अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम is going to be the same. किसी भी cylindrical wire का वॉल्यूम मतलब क्या होता है? How is the volume of a wire is to be found out? If its cross-sectional area is A and its length is going to be L, then the volume of wire is given to be V is equal to A into L. Do you agree with this? ये तो सभी को पता होगा. Yes, area into length becomes the volume. Okay. So अभी जबकि यहाँ पे फर्स्ट वायर अगर देखते हो तो L into A कितना बन रहा है? AL ही बन रहा है, no doubt. अगर if we talk about the second wire, then L by 2 into 2A क्या बन रहा है? देखो ठीक से. If we just multiply L by 2 with 2A, then again we can get the same thing, that is A into L, because this L 2 gets cancelled, right? And again here it is the length is 2L and the area is A by 2. Once again we can see 2L and A by 2. This wire will also have the same volume, that is A into L, and all have same resistance as the amount of material is same. This is certainly not the correct answer, because the resistance, we already know that it depends on the length directly and area inversely. याद है ये सभी को? ये हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखा है, तो उसके अंदर ही हमको पता है ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला रो इनटू L अपॉन A. करेक्ट है? सो R डिपेंड्स ऑन L डायरेक्टली and area inversely. Yes. So in order to increase the resistance, we will have to increase the length and we have to decrease the area. So अभी इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा लेंथ किसका है? ये देखो C का है. और सबसे कम एरिया किसका है? क्योंकि एरिया कम करना होगा कि नहीं, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमको लेंथ को बढ़ाना है और एरिया को कम करना है. तो एरिया सबसे कम किसका है? A by 2, C का ही है. तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि C will be the actually correct option. If you have the confusion, then just go for a simple method, that is find out the ratio of length to area for all these wires. Okay, length to area ratio निकाल के दिखाओ सभी वायर्स के लिए. अगर देखते हैं तो फर्स्ट वायर के लिए देखो, if you make a table, in the first column we will mention the length, in the second column we will mention the area, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन वायर्स है, A, B और C. करेक्ट है? तो ये तीन वायर्स के बारे में हम ये करेंगे, लेंथ, एरिया और लेंथ अपॉन एरिया. ये निकाल के दिखाएंगे. लेंथ कितना है इसका? L. एरिया कितना है? A. तो लेंथ अपॉन एरिया कितना बन रहा है? L by A, नो डाउट. चलो सेकेंड वायर का बात करेंगे तो L by 2 इज द लेंथ एंड एरिया इज गोइंग टू बी 2A. करेक्ट है? So if we just divide this L by 2 by 2A, then what we are going to get is, it will be L by 4A, right? And if we just talk about this C here, then the length is 2L and area is A by 2. So what is the ratio of length to area? It is going to be 2L divided by A by 2, which is actually going to be, this A goes up and becomes
multiplies with 2 so as to become 4. So it will actually be 4 times of L by A, correct है? So out of all these three factors, L by A is constant. So we have to compare the coefficients. What are the coefficients of L by A here? It is 1 here in the first case. It's 1 by 4 here in the second case. And it is 4 here in the third case. And certainly 4 is going to be greater than both of these 1 and 1 by 4. And that's why we can just conclude that this C नंबर का जो वायर है तो वो एक्चुअली जरूर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, द वायर विथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज 1 with maximum length and minimum area. That is C is going to be the correct option. Next, a wire of resistance 18 ohm is divided into 3 equal parts. These parts are connected in as a side of triangle. Then the equivalent resistance of 2 corners of the triangle will be. Okay. तो देखो ठीक से यहाँ पे कि एक वायर जो है सिंपली है हमारे पास. Suppose we have this wire here. Okay, this is the wire. Okay, and suppose that we convert this wire into 3 parts. तो इसको अगर हमने 3 parts में टुकड़े किए और वो तीनों टुकड़ों को इस तरह से जोड़ दिया ट्रायंगल के फॉर्म में. तो देखो ठीक से अगर इस टाइप का ट्रायंगल हमने बना दिया तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा निकाल सकते हो. ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है वायर का 18 ओम है. देखो 18 ओम. तो जबकि पूरा वायर का रेजिस्टेंस अगर 18 ओम है तो फिर जब उसको 3 टुकड़े किए जाएंगे तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना आएगा. Simply it will be 1/3 of this 18 ohm. That means 6 ohm, 6 ohm and 6 ohm. Correct है? So each part will have a resistance of 6 ohm in this way. Okay. But now what is to be found out here is these parts are connected as a side of triangle. Then equivalent resistance between any 2 corners of the triangle will be. That means now we want to make this current to flow from between these 2 corners. Okay, यहाँ पे इन corners के बीच में हमको current flow करना है. देखो यहाँ पे करंट जाने वाला है. If you connect a cell of some EMF here, then the current will start flowing through this combination, right? So it is to be found out here that what will be the equivalent resistance of this combination. तो अभी हमको इस पूरी combination का equivalent resistance ढूंढना है. So अभी देखो ठीक से ये जो सर्किट डायग्राम है इसका equivalent सर्किट डायग्राम हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं, जिसमें देखो ठीक से ये जो सेल है तो वो तो अपनी जगह पे है नो डाउट, बट उसके सीरीज में एक सेल आ गया जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है और उसके पैरेलल में ये 2 सेल्स सीरीज में आ गए. ये देखो जिनका हर एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है. तो ये 6 और ये 6 और ये भी 6 ही है. तो अभी इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा तो वो कैसा बनेगा. देखो सेल विल बी अगेन ऑन इट्स ओन पोजिशन and this 6 ohm resistance will again be on the same position, no doubt. But ये जो 2 EMFs जो है वो ये दो सेल्स 2 रेजिस्टेंसेस जो है 6 और 6 ओम का जो कि सीरीज में लगे हुए हैं. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है हमको पता है ऑलरेडी. इट इज R1 plus R2. सो यहाँ पे R1 is 6, R2 is 6. सो 6 plus 6 क्या बनेगा 12 बन जाएगा और उसके कारण यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा. सो अभी 6 को पैरेलल में 12 है. तो अभी ऐसे केस में क्या करेंगे. देखो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखो. इफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन रेजिस्टेंस इज जस्ट डबल ऑफ अदर देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस Rp will actually be 1/3 of the bigger one. ओके बिगर वन कौन है 12 है. तो इसलिए यहाँ पे 1/3 ऑफ 12 करने का बस खत्म. तो इससे हमको मिल जाएगा 4. इवन वी कैन जस्ट डू इट नॉर्मली जैसे हम 1 अपॉन से करते हैं. 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1. R1 कितना है 6 देखो ठीक से प्लस 1 अपॉन R2. R2 कितना है 12. चेक हियर. So if we just solve this further then we will have to multiply this first ratio by 2 so as to make it 12. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि हमको एलसीएम 12 चाहिए.
तो इसको हम लिख सकेंगे 1 अपॉन RP which is going to be equal to 2 upon 12 plus 1 upon 12. That means 1 upon RP actually becomes equal to 3 upon 12, which happens to be 3 ones are 3 fours are, and if we just take this reciprocal on both sides, then RP is found to be equal to 4 ohm. Correct? So here we can get this as a final answer. That is 4 ohm will be the resistance, effective resistance in the any two adjacent corners of the triangle. Getting this correctly? ये short trick समझ में आया ठीक से? RP equal to 4 कैसे निकाला? देखो, अगर तुमको नहीं समझा है तो एक 2-3 क्वेश्चंस में तुमको और देता हूँ ताकि वो तुमको समझ में आ जाए. ये देखो, if suppose we have a resistance 9 ohm and suppose another resistance of 18 ohm is just connected parallel to it. Okay, 9 ohm और 18 ohm parallel में connect किए हुए. Just without wasting the time, tell me what should be the equivalent resistance of this parallel combination here. इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा? 6 ओम. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या किया हमने? देखो, जस्ट 9 ओम का डबल 18 ओम है, बराबर. तो जब एक का दूसरा डबल होता है तो क्या करना बताया था? वी हैव टू मेक 1/3 ऑफ बिगर वन. ओके, व्हिच इज अ बिगर वन 18 ओम. सो इसलिए 18 का हमको 1/3 करना है. तो as soon as we just multiply this 18 by 1/3, we can get this 6 ohm as a final answer. Yes, 1/3 of twice of bigger resistance. ट्वाइस नहीं करना है. देखो, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, चेक करो. ट्वाइस ऑफ बिगर रेजिस्टेंस. अच्छा हाँ, जो डबल होता है उसका. ओके, मतलब 1/3 ऑफ डबल. ओके, तो देखो अभी ठीक से कि अगर मान लो कि एक रेजिस्टेंस जो है तुम्हारे पास दिया हुआ है 24 ओम. ओके, एंड दूसरा रेजिस्टेंस है 48 ओम. टेल मी व्हाट शुड बी द resistance of parallel combination of these two resistances. Just make 1/3 of 48 and it will be 16. That's it, 16. क्योंकि 1/3 of 48 which happens to be 16 actually. Getting it? और अगर ट्रिपल रहेगा तो क्या करने का पता है? ये डबल का समझा ना पहले. तो देखो, अभी ट्रिपल का देखेंगे. अगर मान लो कि एक रेजिस्टेंस है 12 ओम. ओके, और दूसरा रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में जो कनेक्ट किया हुआ है वो है सपोज 36 ओम. ओके, 36 ओम. अभी 12 का ट्रिपल है ना 36. तो अभी क्या करने का? अभी सिंपली 1/3 नहीं करने का, 1/4 करने का. सो इट विल बी 1/4 ऑफ द बिगर वन. वंस अगेन, जो बिगर होगा उसको ही 1/4 करना है. क्यों? क्योंकि 12 का थर्ड टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है ना 36. तो जब 3 टाइम्स होता है एक रेजिस्टेंस दूसरे का, तो उस केस में हमको बिगर वाले का 1/4 करना होगा. 1/4. So 1/4 of 36, how much it is? 9. Okay, so 9 ohm will be the effective resistance of this parallel combination. अगर मान लो कि एक का दूसरा 4 टाइम्स है तो क्या करेंगे? 1/5 करेंगे. और क्या करेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है 20 ओम. ओके, और दूसरा है इट्स पैरेलल टू 80 ओम. ओके, 80 ओम. अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? अब देखो 20 का 4 टाइम्स है कि नहीं, 80. तो यहाँ पे 1/5 ऑफ बिगर मतलब 80 करेंगे. 1/5 ऑफ 80, हाउ मच इट इज? 1/5. ओके, नॉट 1/4. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी इट इज 4 टाइम्स ना. तो 4 टाइम्स का 1/4 करेंगे तो वही आएगा. वी डोंट वांट दैट. एक्चुअली अगर एक का दूसरा 4 टाइम्स रहेगा तो हमको 1/5 करना होता है. 1/5 of 80, how much it is? 16 ohm. That is actually going to be the correct option. I hope all of you have understood this. Yes, so we have used it here and found out the answer. Take the screenshot of this if you want, so that we can go to the next question now. Even you can just take the screenshot of this also.
means we can just decide the rule here. If R1 is equal to n times of R2, okay, मतलब एक अगर दूसरे का n टाइम्स रहेगा तो फिर क्या होता है, Rp कितना होता है, 1 upon n plus 1 times of n times of R2, sorry R1, okay, R1 is the bigger one ना, तो इसलिए अगर R1 is n times of R2, that means R1 is the bigger one, right? This is the bigger one. So we have to multiply this R1 bigger one by 1 upon n plus 1. 1 upon n plus 1 मतलब एक ज्यादा, जितने टाइम्स वो है उसका एक ज्यादा. For example, if one resistance is 9 ohm, okay, and the second resistance is suppose 90 ohm, 90 ohm, okay. तो अगर इन दोनों को हमने अगर सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, 9 का 10 टाइम्स होता है कि नहीं, 90, तो 90 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन 11 से. 11 कहां से आया, 9 10 जा 90, राइट. सो ये जो 90 है वो 9 का 10 टाइम्स है, तो जब एक रेजिस्टेंस दूसरे का 10 टाइम्स होगा तो बड़े वाले का 1 अपॉन 11 टाइम्स उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा. बिल्कुल. चलो नेक्स्ट वन. एक्चुअली टाइम तो खत्म हो गया है. Let us see this question next time. Okay, ये वाला क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे. Yes.